अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशक होने से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा खतरा होने तक चीन का विकास उसकी क्षमता से बाहर जा रहा है। उनके दोहरे अंक की बढ़ती जीडीपी का युग अब खत्म हो गया है, क्योंकि वे विकास करते हुए पूरी तरह विकसित हो चुके हैं। यह अजीब लग सकता है कि जिस देश का उपयोग कम कॉस्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए दुनिया करती है, वह देश खुद कहीं और काम करवाने के लिए तलाश में है। मानो या ना मानो, चीन अपनी ही सफलता का शिकार हो गया है। पिछले 15 वर्ष में चीन ने लो इनकम एंड मिडिल इनकम इकोनॉमी जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान, पाकिस्तान और कई अन्य देशों में जिनकी आर्थिक स्थिति लगभग सामान्य है, वहां चीन ने $800 बिलियन मतलब 60 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। चीन पूरी दुनिया में अपनी राजनीति और शक्ति बढ़ाने के लिए पैसा दे रहा है, न कि प्रेम बांटने के लिए। विदेशी निवेश से चीन न केवल अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है, बल्कि अपनी ताकत को दिखाकर दुनिया में अपना प्रभाव को बढ़ाने का मौका देख रहा है। हाल ही में चीन ने विश्व व्यापार में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया और सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। यह एक बहुत गंभीर प्रश्न है कि क्या दुनिया की विश्व शक्ति बदल रही है? चीन बहुत ही शातिर तरीके से अपने पत्ते खेल रहा है और आगे जाकर अफ्रीका उसका हुक्म का इक्का बन जाएगा। दोनों देश लगभग पिछले 11 वर्षों से निवेश पर एक दूसरे का सहयोग दे रहे हैं। वर्तमान में अफ्रीका विश्व व्यापार के माहौल में चीन का सबसे बड़ा सहयोगियों में से एक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में चीन का निवेश लगातार बढ़ रहा है और 2018 में उसने यह भी घोषणा कर दी कि अफ्रीका को $60 बिलियन मतलब 4.5 लाख करोड़ रुपए देकर मदद करेगा। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे, अफ्रीका ही क्यों? अफ्रीका दुनिया के सबसे कम विकसित देशों में से एक है और विकास की कमी के कारण इसका जल्दी विकास करना आसान हो जाता है। कई देशों में इकोनॉमी विकसित करने की दिशा में पहला कदम प्राकृतिक साधनों का उपयोग होता है और यह करने के लिए एक देश को पर्याप्त पैसों की जरूरत होती है ताकि वे इसके लिए आवश्यक मशीन ला सके। यह अनुमान है कि प्लैटिनम और कोबाल्ट की पूरी दुनिया की सप्लाई का 90% और दुनिया के सोने की सप्लाई का आधा हिस्सा अफ्रीका में पाया जा सकता है। यहाँ दुनिया के लगभग 75% कोल्टन का हिस्सा भी पाया जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण पदार्थ है जो स्मार्टफोन्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बनाने के इस्तेमाल आता है। 120 करोड़ की आबादी के साथ उम्मीद है कि 2050 तक वे 2 गुनी हो जाएगी। अफ्रीका एक उभरता हुआ मार्केट है जिससे चीन को अपने निवेश से भारी मात्रा में मुनाफा मिलने का मौका मिलता है। नायरोबी का नया रिंग रोड से लेकर जाम्बिया और तंजानिया के बीच तजारा रेलवे को बनाने तक सब चीन ने ही किया है। अफ्रीकन देशों में बढ़े हुए चीन के निवेश के पीछे असली कारण यह है कि इससे चीन को कच्चा माल लेने के लिए सही जगह मिल जाएगी, जो उनकी तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी को और बढ़ाएगी, जिससे उनका विश्व में राजनीतिक दबदबा बनाए रहेगा। पूरा दृश्य चीन के लिए बहुत लाभदायक है और अगर यह इस स्थिति में यूटिलिटी सेक्टर्स और टेलीकम्युनिकेशन जैसी आवश्यक चीजों पर नियंत्रण स्थापित करता है, तो वे मिलिट्री के प्रभाव के साथ मजबूत राजनीतिक प्रभाव बना लेगा। चीन ने जिबूटी अफ्रीका में अपना पहला विदेशी मिलिट्री बेस बनाया है और इसके लिए चीन प्रति वर्ष 150 करोड़ रुपए का किराया देता है। चीन और अफ्रीका के बीच जो भी चल रहा है, क्या आपको लगता है कि यह ग्लोबलाइजेशन है या कोलोनाइजेशन की कहानी है? हो सकता है कि अमेरिका और चीन अतीत में दोस्त हों, लेकिन ये दोनों आर्थिक महाशक्तियां विश्व में अपने प्रभाव बढ़ाने के लिए हमेशा से लड़ते आ रहे हैं। अमेरिका ने अपने इरादों को स्पष्ट रूप से दिखाया है। चीन ने राजनीति के मुखौटे के पीछे अपना लक्ष्य पर काम जारी रखा है। चीन वित्त विकास बढ़ाने के लिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैले कई देशों के बीच सहयोग को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक स्कीम ला रहा है और इसे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के रूप में जाना जाता है। यह चीनी राष्ट्रपति ली जिनपिंग के दिमाग की उपज है। पाकिस्तान में एक नया हाईवे, कजाकिस्तान में एक नया रेलवे स्टेशन और लाओस में एक नया पुल बनाया जा रहा है और उन सभी को चीन द्वारा पैसे दिए जा रहे हैं। यह $multi-million का प्रोजेक्ट है और चीन ने बेल्ट देशों में $1 ट्रिलियन यानी 75 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की भी घोषणा की है और वह इन देशों को कम इंटरेस्ट लोन्स द्वारा पैसे देगा।
यही सब कुछ दिलचस्प होता है। सिल्क रोड को प्राचीन काल में सबसे तेज व्यापार मार्ग के रूप में जाना जाता था और राष्ट्रपति ली जिनपिंग सिल्क रोड मार्ग के साथ एक आर्थिक बेल्ट का निर्माण करके इतिहास को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। इसे वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव या BRI के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट को 2 भाग में बनाया गया है। पहला, जहां एशिया और यूरोप के कई देशों के एक दूसरे से जुड़ेगा और चीन के अंदर और बाहर माल लाने के लिए एक मार्ग के रूप में काम करेगा। उदाहरण के लिए कैस्पियन सी से चीन तक निर्मित गैस पाइपलाइंस और लंदन को चीन से जोड़ने वाले ट्रेन। और दूसरा, मैरीटाइम सिल्क रोड, जो समुद्री बंदरगाहों की एक समूह है जो दक्षिण चीन सागर को अफ्रीकन देशों से जोड़ता है और इससे चीन से व्यापार करने और आने जाने में बहुत फायदेमंद हो सकता है। हालांकि इस बात पर चिंता व्यक्त की गई है कि क्या चीन को इस प्रोजेक्ट के लिए भारत का सहयोग मिलेगा। भारत एक मजबूत इकोनॉमिक शक्ति के उदाहरण है और चीन को इंडियन ओशन के क्षेत्र पर कोई नियंत्रण रखने की अनुमति देने के बजाय भारत इंडियन ओशन का निर्माण खुद करना पसंद करेगा। जबकि भारत के अविकसित समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर में चीनी निवेश से भारतीय इकोनॉमी को बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन इस तरह के निवेश को शायद भारत नहीं मानेगा क्योंकि यह संभव है कि चीन मुख्य रूप से अपने क्षेत्र और इकोनॉमी के विस्तार करने के लिए यह सब कर रहा है। मौजूदा बॉर्डर टेंशन्स को देखते हुए यह संभावना है कि भारत इस इनिशिएटिव में भाग नहीं लेगा। अब तक 68 से अधिक देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और यह संख्या बढ़ी जा रही है क्योंकि चीन इन सभी को एक जीत के रूप में दिखाता है। BRI के बारे में एक और चीज जानते हैं। उदाहरण के लिए BRI का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पाकिस्तान है। इस देश पर $105 बिलियन जो कि 7.8 लाख करोड़ रुपीस का कर्ज है, जो उनकी इकोनॉमी का लगभग 40% है। सेंट्रल और साउथ एशिया के कई देशों की तरह पाकिस्तान में एक रुकी हुई और भ्रष्ट इकोनॉमी है। यह विदेशी निवेशों के लिए एक लोकप्रिय स्थान नहीं है, लेकिन ये 2001 में बदल गया जब चीन ने ग्वादार के शहर में एक नया पोर्ट और एक रेलवे नेटवर्क के साथ एक हाईवे बनाने का प्रस्ताव रखा जो पाकिस्तान को फिर अरब देशों से जोड़ेगा। अब इन प्रोजेक्ट्स की वजह से पाकिस्तान 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक चीन का कर्जदार बन चुका है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्थिति को देखते हुए यह बहुत कम संभावना है कि वे पैसे चुकाने में सक्षम होगा और इसलिए पैसे न चुकाने के लिए इस पोर्ट को चीन को 40 वर्षों के लिए अपने खुद के मिलिट्री और व्यापार एजेंडास के लिए दे दिया है। जिबूटी, म्यांमार, श्रीलंका और सर्बिया जैसे देशों की स्थिति भी पाकिस्तान के समान ही है। मूल रूप से चीन बहुत कम शर्तें और इंटरेस्ट रेट्स के साथ अरबों डॉलर्स के लोन्स दे रहा है। जब ये देश लोन नहीं चुका पाते हैं तो वो बंदरगाह और व्यापार के रास्ते सहित अपने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ी हिस्सेदारी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि BRI निवेश का झुकाव कम लोकतांत्रिक देशों की ओर है। चीन ने मिलिट्री शासन वाले देशों और दुनिया के कुछ सबसे भ्रष्ट देशों के साथ समझौते पर मंजूरी दी है जो आज के समय में खुद की लड़ाई के कारण तबाह हो गए हैं। 12 से अधिक देशों को चीन को अपने GDP के 20% से भी अधिक का कर चुकाना है। इन लोन्स को चुकाने की ज़रूरत तो है, लेकिन इन देशों की अस्थिरता को देखते हुए लोन्स चुकाने की संभावना नहीं है। भले ही चीन को अपने पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं, लेकिन यह है कि महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है और लंबी दौर में लाभ कमा सकता है। UN ने यहाँ तक चेतावनी दी है कि BRI ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए अगला जोखिम हो सकता है। चीन BRI के द्वारा वर्ल्ड लीडर बन सकता है। BRI पर आपके क्या विचार हैं? चीन की बढ़त अमेरिका की स्थिति को चुनौती दे रही है, जो पिछले कई दशकों से दुनिया की अकेली सुपर पावर रही है। कोविड संकट के कारण स्थिति बदल गई है। ट्रंप और चीन के खराब रिश्तों के कारण दोनों देशों के बीच लड़ाई का माहौल बन चुका है। जब दुनिया अभी भी महामारी से मुकाबला कर रहा है, चीन ने अपनी योजना पर कोई रोक नहीं लगाई है और कई जगहों पर सभी को घेरने की कोशिश कर रहा है। चीन यूनाइटेड किंगडम के साथ की गई संधि, जिसमें हांगकांग को एक कंट्री दो सिस्टम का वादा तोड़ दिया। उन्होंने 71 वर्षों के बाद ताइवान को चीन में वापस शामिल करने की कोशिश जारी है और उन्होंने भारत के साथ सीमा विवाद और बड़ा बना दिया है। यह हमें इस सवाल पर लाता है कि क्या चीन भारत के साथ युद्ध कर सकता है?
मिलिट्री को कहीं भी भेजना अभी चीन के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह पहले से ही बहुत सी जगहों पर व्यस्त है। ताइवान के क्षेत्र में अपने फाइटर जेट की घुसपैठ से शुरू होकर दक्षिण चीन सागर में अपने शिप्स भेजकर चीन अपना हाथ मजबूत करने से कोशिश कर रहा है। चीन पहले से ही 6 देशों के साथ लड़ाई कर रहा है। चीन खुद के साथ युद्ध में है। यह अभी भी तिब्बत, जिनजियांग और आउटर मंगोलिया पर अपने दावे को सही सिद्ध करने के लिए लड़ रहा है। के साथ ही यह बीजिंग में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से भी लड़ रहा है। यह सब होने के साथ क्या चीन सही में भारत के साथ युद्ध करने का साहस कर सकता है? साल की पहली क्वार्टर्स में चीन की जीडीपी $2.91 ट्रिलियन मतलब 218 लाख करोड़ रुपीस थी और यह 6.8% की भारी गिरावट है। भारत से लड़ने का मतलब होगा भारतीय मार्केट में $74 बिलियन मतलब 5.5 लाख करोड़ रुपीस का नुकसान। समय पूरी दुनिया घातक वायरस के बारे में चीन के खिलाफ है और कम भरोसे के कारण बहुत सी कंपनियां चीन से बाहर जा रही हैं। एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स विस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन और पेगाट्रॉन कंपनी भी अपनी फैक्ट्री को भारत में शिफ्ट करने का विचार कर रही है। चीन को सभी का भरोसा जीतने के लिए युद्ध पर जाने की जगह दुनिया भर में अच्छे संबंध बनाने के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरी ओर भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका भी भारत के साथ है, लेकिन भारत $53.6 बिलियन यानी 4 लाख करोड़ रुपीस का ट्रेड डेफिसिट के साथ चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर है। चीनी वस्तुओं के बॉयकॉट के युग में जाने से पहले भारत को अपनी इकोनॉमिक स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है। कई भारतीय लीडर्स में एक डर यह है कि अगर भारत और चीन के बीच पूर्ण रूप से लड़ाई हो गई तो यह 1962 में हुई घटना जैसी होगा। 1980 के दशक में दोनों देशों की जीडीपी लगभग बराबर थी। चीन का जीडीपी अब भारत की जीडीपी से 5 गुना ज्यादा है और $15.2 ट्रिलियन की वैल्यूएशन के साथ दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। भले ही अमेरिका और भारत के बीच गहरी दोस्ती है, लेकिन भारत ट्रंप पर भरोसा नहीं कर सकते, जबकि चीन अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा है। लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स आई है जिनमें दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप और ली जिनपिंग संपर्क में हैं, जिससे ट्रंप री-इलेक्शंस जीत जाएंगे। हम एक दुविधापूर्ण दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जहां अमेरिका और चीन नंबर 1 और नंबर 2 के रूप में खड़े हैं। यहाँ तक कि सोवियत यूनियन भी चीन के जितना अमीर नहीं था और इससे ट्रंप या बिडेन के शासन से नहीं बदला जा सकता। भारत को यह निर्णय करना है कि वह अभी क्या करे। इस हालात में यह जानना कितना मुश्किल है कि चीन वास्तव में क्या कर रहा है। एक और यह युद्ध लड़ रहा है और दूसरों के क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा है और दूसरी ओर यह अरबों डॉलर्स का निवेश कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब चीनी इकोनॉमी में मजबूती से रिकवरी होने की उम्मीद है। चीन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने पड़ोसी देशों की मांग पर काफी हद तक निर्भर रहेगा। सप्लाई चेन की समस्याओं के कारण कई इकोनॉमीज को चीनी मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर होना होगा। क्या आपको लगता है कि चीन दुनिया पर शासन के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा? दुनिया कूटनीतिक रूप से अलग थलग होने के खतरे के सामना करते हुए और एक मौका है कि अगर स्थिति आगे बढ़ती है तो इसका परिणाम तीसरे विश्व युद्ध में भी हो सकता है।